So let's start with our new chapter photosynthesis in higher plants. तो हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जिसके थ्रू प्लांट्स खुद का फूड खुद बना पाते हैं, खुद सिंथेसिस कर पाते हैं फूड की। तो उसी जो प्रोसेस है वो फूड की सिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। मतलब जितने भी एनिमल्स है, एक तो प्लांट्स होते हैं और एक एनिमल्स, तो जितने भी एनिमल्स है वो सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड। मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके भोजन के लिए, उनके फूड के लिए वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अब आता है हमारा ग्रीन प्लांट्स। सो ग्रीन प्लांट्स हैव टू मेक और सिंथेसिस देयर फूड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन देम। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनको सिंथेसिस करना पड़ता है, उनको मतलब बनाना पड़ता है, सिंथेसिस करना पड़ता है उनका खुद का फूड, और जितने भी फिर अदर ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो मेक और रादर सिंथेसिस देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जिस मेथड के थ्रू ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं फूड को, उस मेथड को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑट्रोटॉप्स। हम ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑट्रोटॉप्स। क्यों? क्योंकि वो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे आर कॉल्ड एज ऑट्रोट्रॉप्स। एंड ऑट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है? सो प्लांट्स ऑट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं क्योंकि वो खुद का फूड खुद बना लेते हैं। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स that depend on plants for food are called heterotrophs। ठीक है। और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स है जो कि फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर, जो कि ऑट्रोट्रॉप्स है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी सारे अदर ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, जो कि खुद का फूड खुद नहीं बनाते हैं। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है, और केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लाइट एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे कि फिर हम सिंथेसिस करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारे शुगर का। ठीक है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। और ये प्रोसेस क्या है? बाय विच प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी क्या? प्लांट सिंथेसाइज करते हैं शुगर्स, है ना, शुगर्स। और शुगर्स में क्या? ग्लूकोज। मेनली क्या शुगर में क्या सीक्रेट करते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं? ग्लूकोज को। तो इसीलिए हमारी जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस में प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज़ करके सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब शुगर को या ग्लूकोज को। ठीक है। इसीलिए लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है और उससे फिर केमिकल रिएक्शन करके शुगर्स बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस क्या हो गई? फिजिको केमिकल प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, क्योंकि एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, है ना, और प्लांट्स उनका खुद का खाना बनाने के लिए लाइट एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब ओवरऑल सारे लिविंग, ऑल लिखा है, बहुत ज़रूरी है। सम लिख दें यहाँ पर तो गलत बात हो जाएगी कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और लाइफ ऑन अर्थ का बेसिस क्या है? फूड होना चाहिए। ठीक है।
फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो फॉर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ all organisms, all living organisms depends on sunlight. Photosynthesis is important for two reasons. अब वो दो reasons क्या है जिसके लिए जो हमारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है वो इम्पोर्टेंट है। क्या दो रीजन्स है वो, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है अच्छे से। पहला रीज़न, फर्स्ट रीज़न है कि इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। अब इसका क्या मतलब कि भाई फोटोसिंथेसिस करते हैं कौन? प्लांट्स, और प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, और वही फूड को फिर सारे एनिमल्स उसी फूड पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड, जितना भी फूड बन रहा है हमारे अर्थ पर, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्योंकि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड ना बनाए तो क्या बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं? नहीं, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इसीलिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके उनका फूड बनाते हैं, और प्लांट्स के उस फूड पर बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड कौन है अर्थ पर? फोटोसिंथेसिस। और सेकंड क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है। अब वो कैसे होता है वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम जो बचपन से पढ़ता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और उस ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हमको ऑक्सीजन की नीड होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन? इट इज़ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाई ग्रीन प्लांट्स इनटू एटमॉस्फेयर, बाई ग्रीन प्लांट्स इनटू एटमॉस्फेयर। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती है, और उस ग्रीन प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है इनटू एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसका अपटेक हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। तो इन दो रीजन्स, ये दो रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस किन दो रीजन्स की वजह से जरूरी है। तो पहला कि ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, और दूसरा कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्रीन प्लांट्स इनटू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि क्या कभी हमने सोचा है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो क्या होगा? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कंप्लीटली डिपेंड करते हैं ऑन ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पायरेशन, मतलब बेसिकली जो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, विल नॉट एबल टू सर्वाइव, जो कि एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस भी एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पायर करेंगे वो विदाउट ऑक्सीजन विल नॉट एबल टू सर्वाइव। नाउ व्हाट डू वी नो? सो इसमें ये पढ़ना है हमको कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना, जो हमने 9th-10th में किए भी है, जिससे कि हम ये शो करेंगे कि क्लोरोफिल, लाइट और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और लाइट, ये तीनों चीज़ें ही फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। हम स्टार्च फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट में हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम आधी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, और आधी लीफ को हम लाइट के लिए एक्सपोज रखते हैं। मतलब आधी लीफ को हम कवर नहीं करते हैं, आधी लीफ हमारी अनकवर्ड होती है, और आधी लीफ हमारी ब्लैक पेपर से कवर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसी लीफ को हम थोड़ी देर के लिए लाइट में रखते हैं, और फिर इसको हम टेस्ट करते हैं फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, तो हमें ये देखने को मिलता है कि फोटोसिंथेसिस ओनली ऑकर्ड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब सनलाइट में जब हम रखते हैं ऐसी वेरीगेटेड लीफ को, तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ जो ग्रीन पार्ट जो कि एक्सपोज्ड था, जिसको ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया गया था, सिर्फ उसी में स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और जिस पार्ट को कवर कर लिया गया था उसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है? ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि जो लाइट है वो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है लाइट का, वो ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाता है कि लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस।
नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारा लीफ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हम हाफ लीफ को तो टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं और हाफ लीफ को हम टेस्ट ट्यूब के बाहर रखते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब में हम KOH सॉक्ड कॉटन रखते हैं। मतलब एक कॉटन लेते हैं, रुई लेते हैं, उसको KOH में डुबा कर इस टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। अब ये KOH सॉक्ड कॉटन करता क्या है, ये जो KOH सॉक्ड कॉटन है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जो इतना पार्ट ऑफ लीफ है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं है, नो CO2, इस टेस्ट ट्यूब में नो CO2, ठीक है। तो जब हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखते हैं, इस सेटअप को जब हम थोड़ी देर के लिए फॉर सम टाइम सनलाइट में रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, स्टार्च फॉर्मेशन तो होगा, बट कौन से पार्ट में, जो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लीफ है वो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च, और जो पोर्शन ऑफ लीफ जो कि ट्यूब में था, जिसके लिए CO2 अवेलेबल नहीं थी, वो टेस्टेड नेगेटिव फॉर स्टार्च। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलता है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, और इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि जो CO2 है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ हम जो अब 12th क्लास में जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ प्रिस्टली का। जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, अब ये ईयर भी याद करना क्योंकि ये NCERT में है, 1770, ठीक है। तो 1770 में जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है। अब उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले तो उसकी एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमको इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पता चला। मतलब कि जो हमारी एयर है, जो हमारी हवा है, उसका एक इसेंशियल रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ में, ये उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। और एक और इंफॉर्मेशन है NCERT में कि ऑक्सीजन को डिस्कवर जोसेफ प्रिस्टली ने कब किया, तो 1774। तो मतलब उसका एक्सपेरिमेंट कब आया, 1770 में, और प्रिस्टली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया 1774 में, ठीक है। अब ये तो रिजल्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि प्रिस्टली ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो प्रिस्टली ने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो क्या किया कि ये एक बेल जार लिया उसने, इस बेल जार के अंदर उसने क्या करा कि एक कैंडल को रखा, ठीक है, और साथ में एक माउस को रखा, ठीक है। तो जब थोड़ी देर इस बेल जार, अब ये बेल जार क्या है, क्लोज्ड है, अब इसके अंदर कोई एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये क्लोज्ड बेल जार है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो हमारा ये था कैंडल, वो भी क्या हो गया, बुझ गया, और जो माउस है वो भी डाई हो गया, मर गया, माउस भी मर गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब कोई ऑक्सीजन बनाने वाली कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं थी जो ऑक्सीजन बनाए। तो फिर उसने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से किया, उसने एक कैंडल रखा, उसने एक माउस रखा, बट अब की बार उसने साथ में एक मिंट प्लांट भी रखा। अब मिंट प्लांट क्या करेगा, ये जो दोनों ऑक्सीजन, मतलब ये जो दोनों कैंडल है और जो माउस है, ये क्या रिलीज़ करेंगे, CO2 रिलीज़ करेंगे। इस CO2 को कौन ले लेगा, मिंट प्लांट, और मिंट प्लांट क्या रिलीज़ कर देगा, मिंट प्लांट O2 रिलीज़ कर देगा, और इस O2 को ये माउस ले लेगा और ये कैंडल ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी देर बाद ये कैंडल भी जलते रहा और माउस भी नहीं मरा, माउस भी जिंदा रहा, ठीक है। तो इसमें अब ये तो उसका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब इस प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट से क्या उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन क्या है, सो ए कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, बेल जार है ना, एक क्लोज्ड स्पेस ली, क्लोज्ड स्पेस के लिए उसने क्या लिया, बेल जार लिया। उस बेल जार में उसने ये देखा कि जो एक कैंडल है और जो माउस है, ठीक है, एक कैंडल लिया उसने और एक माउस लिया, क्लोज्ड स्पेस बेल जार में लिया, तो उसने देखा कि कैंडल भी बुझ गई, एक्सटिंग्विश्ड हो गई, और माउस भी सून सफोकेट एंड डाइड इन अ क्लोज्ड स्पेस। उसके बाद उसने कंक्लूड किया कि जो बर्निंग कैंडल है और जो माउस है वो ब्रीथ करते हैं एयर को, मतलब वो O2 को लेते हैं, जितनी O2 पहले से प्रेजेंट थी उसको उसने ले लिया, जब O2 ख़त्म हो गई तो वो मर गए। तो मतलब उसने ये बताया कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये बर्निंग कैंडल है, कहीं ना कहीं जो हमारा बर्निंग कैंडल है, ठीक है, और जो हमारा माउस है, ये एयर की जो क्वालिटी है, एयर की जो क्वालिटी है उसे ख़राब कर रहे हैं,
एयर की क्वालिटी को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीथ द एयर, ठीक है, ब्रीथ द एयर एंड डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर, ये उसने कंक्लूड किया बर्निंग कैंडल और माउस। उसने उसके बाद क्या किया कि उसने माइस मिंट प्लांट, मतलब माइस के साथ और उस कैंडल के साथ साथ मिंट प्लांट को भी रखा उस क्लोज्ड बेल जार में, और फिर उसने देखा कि माउस भी जिंदा रहा और कैंडल भी नहीं बुझी। सो प्रिस्टली ने ये हाइपोथेसाइज किया, मतलब उसने इस बात को रखा कि जो प्लांट है, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है, जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो प्लांट्स रिस्टोर कर देते हैं क्वालिटी ऑफ एयर जो कि बर्निंग कैंडल और माउस ने ख़त्म की थी। मतलब कि जब बर्निंग कैंडल था और माउस था तो उसने सारी O2 को ख़त्म कर दिया, क्वालिटी ऑफ एयर को डैमेज कर दिया, ठीक है। उस क्वालिटी ऑफ एयर को, मतलब वहाँ पर O2 लाने की प्रोसेस कौन करता है, वो ग्रीन प्लांट करता है, ठीक है। क्योंकि जब उसने मिंट प्लांट रखा उस क्लोज बेल जार में, तो ना तो माउस मरा और ना ही कैंडल बुझी, ठीक है। तो इसने ये बताया कि क्वालिटी ऑफ एयर को रिस्टोर कर देते हैं हमारे ग्रीन प्लांट। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है जैन इंडियन हाउस या जैन इंडियन हाउस। तो जैन इंडियन हाउस ने अब क्या किया, तो सबसे पहले तो जैन इंडियन हाउस ने सिमिलर सेटअप को यूज किया था प्रिस्टले वाला ही, और उसको उसने एक बार डार्क में रखा और एक बार उसको सनलाइट में रखा। मतलब जो प्रिस्टले का सेटअप था, जो प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट में ये सेटअप को यूज किया था, ये सेम सेटअप को प्रिस्टले के सेम सेटअप को जैन इंडियन हाउस ने यूज किया, और उसी सेटअप को उसने एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में रखा। तो इससे ये हुआ कि उसने ये बात शो करी कि जो सनलाइट है वो इसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट है वो इसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद जैन इंडियन हाउस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उसने एक्वेटिक प्लांट को लिया और एक्वेटिक प्लांट को उसने ब्राइट सनलाइट में रखा, एक्वेटिक प्लांट को ब्राइट सनलाइट में रखा। तो उसको क्या मिला, उसको ये मिला कि स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड हुए नियर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब उसने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, उस एक्वेटिक प्लांट को उसने ब्राइट सनलाइट में रखा और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट में, उसके आसपास उसको बबल्स का फॉर्मेशन मिला, उस पानी में बबल्स का फॉर्मेशन मिला। और उसके बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बबल्स थे वो किस चीज के थे, वो बबल्स हमारे ऑक्सीजन के थे, ठीक है। और डार्क में ये बबल्स नहीं बने थे। तो फिर से वही कि भाई सनलाइट में जब रखा उसने तो बबल्स बने और डार्क में वो बबल्स नहीं बने। ये बात फिर से क्या शो करती है कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट प्रोसेसेस, ठीक है। और दूसरा पार्ट ग्रीन पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है। अब ग्रीन पार्ट्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि लीव्स, ग्रीन पार्ट्स मतलब पिटियोल भी हो गया, कुछ स्टेम्स भी हो गए, मॉडिफाइड रूट्स हो गई, ठीक है। उनमें भी क्या हो जाता है, हमारी प्लांट प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो जहां जहां फोटोसिंथेसिस हो सकती है वहां वहां से स्मॉल बबल्स मिल रहे, और वो स्मॉल बबल्स ऑक्सीजन के थे। तो कंक्लूजन क्या निकला जैन इंडियन हाउस के एक्सपेरिमेंट का कि ही शोड दैट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जूलियस वॉनसेक्स 1854, ठीक है। अब इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि जब प्लांट ग्रो करता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स के अंदर जनरली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट बॉडी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है। और ये जो ग्लूकोज होता है वो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही बनता है। फिर से क्यों ग्रीन पार्ट्स, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होती है, और इसीलिए ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ग्लूकोज बनता है, और जो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ही शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, और वो ग्रीन सब्सटेंस को हम आज क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मतलब ग्रीन पार्ट जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, और जो ग्रीन पार्ट्स है उसी में
ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है और वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, प्लांट बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो है टी डब्ल्यू एंगलमैन का, ठीक है। टी डब्ल्यू एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में क्या समझना है, तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने प्रिज्म को यूज किया, ठीक है, जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म को हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि प्रिज्म से हम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ठीक है, उसको हम 7 कलर में स्प्रेड कर देते हैं जिससे कि हम स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, ठीक है। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने प्रिज्म का यूज किया और उसने स्प्लिट किया हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में, मतलब 7 कलर में उसने हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, सनलाइट को स्प्लिट किया प्रिज्म के हेल्प से। और उस लाइट को फिर उसने ग्रीन अलगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछते हैं कि ग्रीन अलगा, ब्लू ग्रीन अलगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कौन सा अलगा, ग्रीन अलगा, है ना, ग्रीन अलगा बोल लो, अलगी बोल लो, ठीक है। और उसका नाम क्या है, क्लेडोफोरा। अब ये जो क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल है, ये हमें कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, ये हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमको जो हमारा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है उसी में भी हमको एक क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने प्रिज्म का यूज किया, प्रिज्म का यूज करके उसने लाइट को 7 स्पेक्ट्रम में बांट दिया, उस 7 स्पेक्ट्रम वाली लाइट को ग्रीन अलगा के ऊपर डाला, और उससे क्या मिला कि जो ग्रीन अलगा था वो हमने एक सस्पेंशन लिया था, उस सस्पेंशन में हमने एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था, ठीक है। और उस एरोबिक बैक्टीरिया में हमने इस ग्रीन अलगा को लिया था और उस पे हमने लाइट के स्पेक्ट्रम को डाला। जब ये लाइट के स्पेक्ट्रम को हमने ग्रीन अलगा पे डाला, जो कि एक सस्पेंशन में ग्रो हो रहा था जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया थे, तो हमें ये देखने को मिला कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई वो सबसे ज्यादा कहाँ हुई, वो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में हुई। अब ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि जो हमारे ग्रीन अलगा था उसने सबसे ज्यादा जिस लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, मतलब जिस लाइट को एब्जॉर्ब किया उसी वो लाइट के रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो उसने ब्लू और रेड रीजन के लाइट को सबसे ज्यादा, ग्रीन अलगा ने ब्लू और रेड रीजन की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया, तो उसी रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, और जिस रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई उसी रीजन से सबसे ज्यादा O2 का इवोल्यूशन हुआ, और जिस रीजन में सबसे ज्यादा O2 का इवोल्यूशन हुआ उसी रीजन में हमारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया से नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए। तो एरोबिक बैक्टीरिया हमारे क्यों यूज किया हमने, क्योंकि वो O2 इवोल्यूशन को शो कर रहे थे। तो O2 इवोल्यूशन का सबसे ज्यादा काम हुआ ब्लू और रेड लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम में। तो इट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने, अब ये इस साल की नीट में एग्जाम्पल भी था कि टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या शो किया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या शो किया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है वो रफली रिसेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बताया। तो अब मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, अब ये डेट जो है वो एनसीईआरटी में दी गई है, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। की फीचर्स ऑफ प्लांट्स नोन, भाई मतलब प्लांट्स के जो मुख्य इनके जो मेन फीचर्स है वो पता लगाए गए थे मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में। पहला क्या कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, मेनली ग्लूकोज, ठीक है, मेनली क्या आता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रॉम CO2 एंड वाटर। मतलब कि जो प्लांट्स है वो CO2 प्लस वाटर को यूज़ करके क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। नाउ इक्वेशन, अभी ये जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कि भाई लाइट एनर्जी को यूज़ करके CO2 और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इसमें एक लाइट रिएक्शन होती है और ये जो CO2 और वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, अब ये डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होती है वो भी इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। सो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये बैलेंस्ड इक्वेशन तो अभी नहीं है बट यही मेनली इक्वेशन होती है, ठीक है, कि भाई CO2 प्लस वाटर
को यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, और हमारा ये CH2O, अब इसमें हम आगे N लगा देंगे, तो अगर हम यहाँ पर N की वैल्यू 6 रख दे तो ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाएगा। प्लस 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 क्या, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन भी नहीं निकलती है, वो भी अभी ये हम कॉर्नेलियस वॉन नील के एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि हर बार ऑक्सीजन भी नहीं निकलती है, कभी कभी सल्फर या सल्फेट भी निकलता है। वो क्यों सल्फर और सल्फेट निकलता है, इवॉल्व होता है, वो देखेंगे हम, ठीक है। ये CH2O जो है, अगर हम उसमें N की वैल्यू 6 रख दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज बन जाएगा, जो कि एक 6 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट, जो 5th साइंटिस्ट आता है, कॉर्नेलियस वॉन नील। सबसे पहले हमने जोसेफ प्रिस्टले पढ़ा, उसके बाद हमने जैन इंगेनहाउस पढ़ा, फिर हमने वॉन नील सेक्स पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने किसका देखा था, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, TW एंगलमैन, इसका देखा, और अब हमारा आ जाता है कॉर्नेलियस वॉन नील। अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ऐसे जो भी होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है NCERT में, वो याद करना पड़ता है, जैसे कि ओपेरिन एंड हाल्डेन का है इवोल्यूशन चैप्टर में, तो उसमें भी वो एक रशियन है और एक ब्रिटिश है, तो ये सब याद करना पड़ता है। तो वैसे ही ये कॉर्नेलियस वॉन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। अब इनकी स्टडीज़ के बेस पर इन्होंने स्टडी किस पे की थी, सबसे पहले ये तो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शो किया था। TW एंगलमैन ने ग्रीन अलगा क्लेडोफोरा पे अपना एक्सपेरिमेंट शो किया, और कॉर्नेलियस वॉन नील ने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर। अब इसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, इसने सबसे पहले तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें कि एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हाइड्रोजन देता है इस रिएक्शन में। क्योंकि बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, बेसिकली जो एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है, बेसिकली जो एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है, तो हमने सबसे पहले बोला था कि फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, और ये फोटोकेमिकल प्रोसेस में जो CO2 है इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, CO2 में रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 होता है। भाई ये CO2 था, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, वो हाइड्रोजन किसने दिया, इस वाटर ने दिया, और यहाँ पर ये देखो CH2O है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, बेसिकली क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट बना। तो अब ये जो रिडक्शन होता है, वो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला कोई कंपाउंड होना चाहिए। तो अब जो कंपाउंड हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराएगा वो क्या हो जाएगा, और मतलब ये देखो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये NCERT का वर्ड है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, तो मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, भाई जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा देगा उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये H2O भी हो सकता है या H2S भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने वाला कंपाउंड H2O भी हो सकता है और H2S भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं H2O या H2S को, क्योंकि ये H2 देगा, हाइड्रोजन देगा, किसको देगा, CO2, उसका रिडक्शन करा रहा है। तो जो सामने वाले कंपाउंड का रिडक्शन करा दे, ठीक है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, या इसको हम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सामने वाले का रिडक्शन करा रहा है। अब ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो दो तरह के हो सकते हैं, H2O और H2S। कैसे, क्योंकि ये पता लगा है कि ये तो पहले रिएक्शन है कि भाई H2A ले लिया, A मतलब कि वो O भी हो सकता है एक ही जगह पर, या S भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ग्रीन प्लांट्स और पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दो चीज़ है। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो उसमें H2O यानी ग्रीन प्लांट्स में जो वाटर होता है वही हमारा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है और वही हमारा हाइड्रोजन डोनर होता है। और अगर ग्रीन प्लांट्स में वाटर हाइड्रोजन डोनर है तो फिर रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन। तो रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि H2 तो दे देगा वो किसको, CO2 को, और O2 रिलीज हो जाएगी। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से तो एक ही ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लेंगे और इससे O2 इवॉल्व होगी। बट किस केस में, जब H2O हाइड्रोजन डोनर हो इन ग्रीन प्लांट्स।
और इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसमें H2S हाइड्रोजन डोनर होता है, मतलब ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2S होता है, ये हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सल्फर या सल्फेट रिलीज होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यहाँ पर ये सल्फर है ना, तो सल्फर या सल्फेट रिलीज होता है, ठीक है, इन केस ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। सो बाय दिस ही कौन है इसमें, ही मतलब अपना कॉर्नेलियस वॉन नील, उसने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन मतलब वो H2O से आती है, CO2 से नहीं आती है। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में O2 इवॉल्व हो रही है ये कहाँ से आ रही है, CO2 से आ रही है, बट ये बात गलत है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, क्योंकि अगर हम वाटर मतलब H2O को हाइड्रोजन डोनर नहीं लेंगे तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर CO2 से आती होती तो फिर तो H2S के केस में भी ऑक्सीजन निकलनी होती, फिर सल्फर क्यों निकला, क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनर जो होता है उसी से ऑक्सीजन आती है, तो अगर H2O है तभी ऑक्सीजन निकलेगी। लेटर उसने इस बात को कि भाई जो ऑक्सीजन है वो H2O से आ रही है, CO2 से नहीं आ रही है, इस बात को उसने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी प्रूव किया। इस चैप्टर में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक एक और साइंटिस्ट ने यूज़ किया है, उसका नाम है केल्विन साइकिल में मेल्विन केल्विन जो नाम के साइंटिस्ट है, उसने केल्विन साइकिल में C14 का रेडियो आइसोटोप यूज़ किया था। अब ये C14 का रेडियो आइसोटोप कौन है, मेल्विन केल्विन, वो भी इसी चैप्टर में आएगा, बट यहाँ पर इसने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स यूज़ करके ये बताया कि भाई O2 जो है वो H2O से आ रही है, और ये फिर कंप्लीट रिएक्शन बन गई हमारी, है ना, पूरी डिटेल्ड कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। 6CO2 लेते हैं, 12H2O लेकर C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, 6H2O निकल जाता है और ये 6O2 भी निकलते हैं, और ये रिलीज हो रहा है वाटर से, और इस बात को इसने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से प्रूव किया था। नाउ अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्यों यूज होते हैं एज अ सबस्ट्रेट। भाई 6 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लो ना, 12 क्यों लेते हो। 12 इसलिए है क्योंकि इससे ये जो हाइड्रोजन है वो तो इसमें चले जाएंगे 12 हाइड्रोजन, बाकी 6O2 भी तो रिलीज करना है। 6O2 मतलब कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, 12 ऑक्सीजन के एटम्स है, और वो 12 ऑक्सीजन के एटम्स कहाँ से आने हैं, वाटर से आने हैं, तो इसलिए 12 वाटर भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है। अगर 12 ऑक्सीजन के एटम्स रिलीज करने हैं तो 12 हाइड्रोजन मतलब 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज इन प्रोडक्ट साइड ऑल जो 6O2 मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होते हैं वाटर से, इसीलिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब ये तो हमें बचपन से पता है, इस साल भी पता है, मतलब इसमें भी हमें ये पता है कि भाई जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ग्रीन लीव्स, और ग्रीन लीव्स में भी मेजरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, बट अब फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, बट इट डज टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑल्सो। मतलब जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है अदर देन ग्रीन लीव्स, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। उसका एग्जांपल है मॉडिफाइड रूट्स एंड स्टेम्स, पिटियोल्स के अंदर, कभी सीड्स के अंदर, कभी फ्लावर्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी, मतलब जो लीव्स है उसमें तो होगा ही होगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, बट उसके अलावा भी अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें देखने को मिल सकती है। अब मीजोफिल सेल्स क्या होता है, मीजोफिल सेल्स हमारी ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट सेल्स होती है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब इसका भी कितना नंबर है, ये सेल चैप्टर में लिखा हुआ है 20 to 40 एक लीफ के अंदर हो सकते हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक लीफ में, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल्स दैट दे गेट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट। अब इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्लोरोप्लास्ट कब अपने सरफेस को जो लीफ के सरफेस है उससे पैरेलल अरेंज कर लेते हैं, और कब अपने सरफेस को लीफ के सरफेस के परपेंडिकुलर अरेंज कर लेते हैं, कौन, क्लोरोप्लास्ट। तो लो लाइट इंटेंसिटी जब होती है, स्ट्रेस कंडीशन मतलब जब लाइट की कमी होती है, मान लो शाम के समय जब लाइट खत्म हो रही होती है, कम हो जाती है, डिम लाइट होती है, तब जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपने फ्लैट सरफेस को पैरेलल टू द वॉल्स अलाइन कर लेते हैं। वॉल्स मतलब सेल की वॉल, ठीक है। तो तब ये जो अपने फ्लैट सरफेस है उसको पैरेलल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट
इनके मतलब क्लोरोप्लास्ट पे आ सके, क्योंकि तब लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही होती है। बट जब हाईलाइट इंटेंसिटी होती है, जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, दोपहर के 2 बज रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट अपने सरफेस को परपेंडिकुलरली अरेंज कर लेता है टू द इंसिडेंट लाइट, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट आ सके। मतलब जितनी चाहिए उतनी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है ना। अगर वो इस बार भी फ्लैट अरेंज हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम जो लाइट है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ जाएगी। इसलिए जब हाईलाइट इंटेंसिटी होती है उसमें वो परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं, और जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तब वो पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में सबसे पहले तो क्या होता है कि भाई डबल लेयर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही डबल लेयर्ड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर ये हमारा स्ट्रोमल लेमिली है, जो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमिली। ये हमारा ग्रेना है, ठीक है। ये हमारा मेन स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी। ये जो छोटे छोटे ये डॉट्स जैसे है, ये राइबोसोम्स है। इसमें ये जो है ये स्टार्च ग्रेन्यूल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये पूछ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींची गई ये फोटो है, ठीक है। बस यही बात, बाकी तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम जानते ही है। नाउ देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि मतलब काम बटे हुए हैं। एक मतलब जैसे हमारी बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर है ना, कि भाई कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन को एक पर्टिकुलर काम करता है, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर है। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमल लेमिली। ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक जो है वो थाइलेकॉइड है, और ये हमारा स्ट्रोमल लेमिली। ये क्या करता है, ये लाइट रिएक्शन करने का काम करता है। मतलब जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लेमिली, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उससे सिंथेसिस करते हैं एटीपी का और एनएडीपीएच का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी लाइट रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन को ही फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो फिर हमारा स्ट्रोमा होता है, ठीक है, ये जो पूरा जो पार्ट है वो स्ट्रोमा का ही पार्ट है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, हमारी डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन को ही एनसीईआरटी में कार्बन रिएक्शन भी बोला गया है। तो ये बात कभी कभी नहीं ध्यान दी जाती है, बट डार्क रिएक्शन को ही कार्बन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बट जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है एटीपी और एनएडीपीएच, वो यूज होते हैं इस डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं है, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारा ये डार्क रिएक्शन, जिसको कि हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स बहुत सारे यूज होते हैं। और ये हमारा बायोसिंथेटिक फेज भी बोला जाता है, डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी बोला जाता है, या कीमोसिंथेटिक। अब ये कीमो जो शब्द है, ठीक है, कीमोसिंथेटिक, ये जो कीमो जो शब्द है वो एनसीईआरटी की समरी में लिखा हुआ है, कीमोसिंथेटिक फेज, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, हमको जो कलर्स दिखते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो लीव्स के ऊपर कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन्स हमको देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी की, और उसके बाद जब हमने क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से लीव के पिगमेंट्स को अलग अलग किया, कि क्रोमेटोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसमें जितने भी सेगमेंट्स मतलब उसमें जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरी मूवमेंट वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जब हमने सेपरेट आउट किए तो हमको ये पता चला कि कोई एक ही पिगमेंट की वजह से ये कलर नहीं है, टोटल 4 पिगमेंट्स है लीफ के अंदर, जिससे कि ये लीफ के कलर होते हैं। कौन कौन से 4 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए, अब इसमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, और अब तो मैच द फॉलोइंग बहुत सारी आने लगी है। तो क्लोरोफिल ए में ब्लू और ग्रीन कलर मिला उसको, क्लोरोफिल बी में येलो ग्रीन, कैरोटिनॉइड्स में येलो, और ज़ैंथोफिल्स में येलो टू येलो ऑरेंज। ये कलर याद करना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल ए में ब्लू ग्रीन, ब्राइट ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी में येलो ग्रीन, कैरोटिनॉइड्स में येलो, और ज़ैंथोफिल्स में येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। अब ये पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अब ये जो सब्सटेंस है पिगमेंट्स, वो एबिलिटी होती है इनके पास कि ये एब्जॉर्ब करे लाइट को एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। भाई ये जो पिगमेंट्स है वो काम क्या करते हैं, तो भाई लाइट रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन में ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट जो आती है, जो प्लांट की लीव्स पर आती है, जो क्लोरोप्लास्ट पे आती है, उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और जो मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए। मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। अब इसमें
यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ्स है जो कि एनसीईआरटी के ग्राफ्स है। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट ग्राफ जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स है हमारे ए बी ज़ैंथोफिल्स कैरोटिनॉइड्स, उनके ये एब्जॉर्प्शन क्या कि मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है, मतलब सॉरी लाइट की जो वेवलेंस है वो डिफरेंट वेवलेंस में कौन सी वेवलेंथ को ज़्यादा, किस कलर की वेवलेंथ को ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्लोरोफिल ए का है, ये जो रेड वाला है वो क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ये जो ग्रीन वाला है वो क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। तो क्लोरोफिल ए के ग्राफ और क्लोरोफिल बी के ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि ये देखो यहाँ पर इसकी पिक है और इसकी पिक यहाँ पर है, मतलब ये ब्लू रीजन में इसकी पिक है, और फिर यहाँ पर पिक है मतलब रेड रीजन। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू और रेड रीजन की लाइट को ज़्यादातर अब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसी रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी देखने को मिलती है, जो कि TW एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस शो किया था। और देखो जो कैरोटिनॉइड्स है वो थोड़ा ग्रीन येलो रीजन में भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो हमें ये जो ब्लू रीजन है और रेड रीजन है वहाँ तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिलती है, बट थोड़ा बहुत ये येलो रीजन में भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, क्योंकि इस रीजन में कैरोटिनॉइड्स भी है। कैरोटिनॉइड्स भी लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए को ये लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब क्या रिएक्शन सेंटर वो भी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिर ये दोनों, ये सबसे पहले ये कौन सा ग्राफ है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, और ये वाला क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए है और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए है या फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कहीं कहीं सुपर इम्पोज हो रहा है इस रीजन में, इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये थर्ड वाला जो ग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन है कि ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। अब वो सुपर इम्पोज है, मतलब रफली अगर कोई पूछे 1:1 ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में पूछी गई है। इसी पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है उसमें ये पूछी गई क्या जो एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो 1:1 ओवरलैप करते हैं, तो आंसर हमारा नो आएगा, क्योंकि ये 1:1 मतलब एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ये रफली ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर 1:1 ओवरलैप कर रहे हैं तो नहीं, 1:1 ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमको ये वाला ग्राफ देख के क्या पता चला कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, इसीलिए इसी रीजन में हमारा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और इसीलिए क्लोरोफिल ए जो है वो हमारा चीफ मतलब मेन पिगमेंट है ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नाउ ग्राफ ने ये शो ना ये तो बात हमने पढ़ी ली कि ग्राफ ने ये शो किया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होगी, क्योंकि मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन भी ब्लू और रेड रीजन में ही हो रहा है। नाउ सेम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट अदर वेवलेंथ्स आल्सो, ठीक है, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम है इसमें ब्लू रीजन में तो देखने को मिला, रेड रीजन में तो देखने को मिला, बट इस रीजन में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। वो कैसे हो रही है कि क्लोरोफिल ए तो हमारा मेजर पिगमेंट है, बट क्लोरोफिल ए के अलावा भी हमारे पास क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। मतलब एक तो मेन होता है, एक तो बॉस होता है, और फिर उसके कलीग्स होते हैं, तो कलीग्स है ये लोग, एसेसरी पिगमेंट्स है ये लोग, ठीक है। ये भी लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट की वेवलेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए में, ठीक है। अब इसमें भी ये एनर्जी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में ये लिख देते हैं कि जो एसेसरी पिगमेंट्स है वह लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को, तो नहीं, लाइट की एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्लोरोफिल ए को। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे एसेसरी पिगमेंट्स है, एसेसरी पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, ये क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट वेवलेंस है अदर देन ब्लू रीजन, अदर देन रेड रीजन, जो डिफरेंट वेवलेंस है बाकी येलो रीजन, ऑरेंज रीजन, ग्रीन रीजन, उसकी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं, ताकि उस जगह पे हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, जिससे कि एसेसरी पिगमेंट्स क्या बताते हैं कि वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है
वो इनेबल करते हैं वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए की बात करें तो सिर्फ ब्लू और रेड रीजन में ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, बट उसके अलावा भी जितनी भी वेवलेंथ की रेंज है उसको एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनकमिंग लाइट यूटिलाइज हो सके फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा मेन काम जो ये एसेसरी पिगमेंट्स करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, कि क्लोरोफिल ए को ये फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट काम है ये हमारे एसेसरी पिगमेंट्स करते हैं। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन क्या है और रिएक्शन सेंटर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन, जिसको कि हम फोटोकेमिकल फेज बोल रहे हैं, देखो दो बातें हैं। हम लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। और जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारी डार्क रिएक्शन है उसे हम या तो कार्बन रिएक्शन बोलते हैं या उसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। उसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन को तो हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज। अब इसमें क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन में? तो लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट और सबसे इंपॉर्टेंट एटीपी और NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। अब ये जो वाटर स्प्लिटिंग है और ऑक्सीजन रिलीज है ये तभी होगा जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अब ये भी क्या होता है ये भी हम इसी चैप्टर में अभी आगे देखेंगे। तो ठीक है, अब ये पिगमेंट्स के साथ साथ लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है। तो ये 6 चीज़ें होती है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि ये जो पिगमेंट्स हैं, हमने जो अभी पिगमेंट्स चारों पढ़े, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं LHC के फॉर्म में। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। 2 तरह के फोटो सिस्टम्स बनाते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, अब ये 1 जो लिखा गया है और 2 जो लिखा गया है ये इसके डिस्कवरी के सीक्वेंस के बेसिस पे लिखा गया है। ये लाइट रिएक्शन में किस ऑर्डर पे काम कर रहा है उस सीक्वेंस के बेसिस पे नहीं लिखा गया है। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी बताया गया है कि भाई ये पहले डिस्कवर हुआ था और ये बाद में डिस्कवर हुआ था। ये बात भी एनसीईआरटी ने मेंशन की है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी इनका नाम दिया गया है, फोटो सिस्टम 1 PS1 और फोटो सिस्टम 2 PS2। अब हमारा ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। ये एनसीईआरटी ने क्लियर मेंशन किया है। हमको सिर्फ पिगमेंट्स याद रहता है, बट एनसीईआरटी ने प्रोटीन्स को भी मेंशन किया गया है। तो इसलिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। एनसीईआरटी की लाइन है कि हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन। ठीक है, कि जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं प्रोटीन से और फिर जाके बनता है हमारा LHC। तो इसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होता है। नाउ जो हमारा फोटो सिस्टम होता है उसमें सारे पिगमेंट्स होते हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़कर। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है वो हमारा क्या बनाता है? रिएक्शन सेंटर। अब ये हमारा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, उससे समझते हैं। तो ये जो सारे ग्रीन कलर के हैं ये क्या है? हमारे पिगमेंट्स है। ये सारे पिगमेंट्स अरेंज्ड है। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। इस पे क्या आती है? हमारी फोटोन आता है। इस पे हमारा फोटोन आता है मतलब हमारी लाइट आती है। ये पिगमेंट ने मान लो एब्जॉर्ब की इस लाइट को, फिर ये जो पिगमेंट है वो नेक्स्ट पिगमेंट को इस लाइट की एनर्जी को, क्योंकि ये फोटोन लैम्डा के फॉर्म में आया। अब देखो एक E जो होता है, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो hc/λ होता है। ये हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं। मतलब जो एनर्जी होती है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस लैम्डा की लाइट आती है फिर क्या होता है? लैम्डा बढ़ते जाता है और एनर्जी कम होते जाती है, क्योंकि एनर्जी फिर आगे ट्रांसफ़र होते जा रही है ना। तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब अगर ये एनर्जी और लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो लैम्डा को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है तो लैम्डा कम होते जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक मेन रिएक्शन सेंटर होता है, और ये रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है? हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल को छोड़ा था ना भाई, सारे पिगमेंट्स तो यहाँ पर ले लिए हमने। ठीक है,
और एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया था। वो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए यहाँ पर रहकर रिएक्शन सेंटर बनाता है। रिएक्शन सेंटर का क्या काम होता है कि भाई ये एक रिएक्शन सेंटर को छोड़कर बाकी जितने भी पिगमेंट्स अरेंज्ड है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट की एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। फिर रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होकर इस प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाता है। अभी प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, वो PS1 और PS2 दोनों में अलग होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। बट इतना समझ में आ गया कि भाई ये पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं। एक मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरोफिल ए का वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। ये सारे जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है पिगमेंट के वो फोटोन से लाइट एनर्जी लेकर इस तक पहुंचाते हैं और फिर ये एक्साइट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, जिसको कि प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने से पहले मैं एक बार इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी की लाइंस पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अभी दो फोटो सिस्टम्स की बात की, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, अब ये एक तरह से तो लाइट ही एब्जॉर्ब कर रहा है जो पूरा फोटो सिस्टम है, और उसमें फिर एक रिएक्शन सेंटर होता है और उस रिएक्शन सेंटर से फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्साइट होता है और फिर उसको प्राइमरी एक्सेप्टर लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है उस इलेक्ट्रॉन को। तो जो रिएक्शन सेंटर होता है PS1 का, जो रिएक्शन सेंटर होता है यानी जो PS1 में क्लोरोफिल ए होता है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर कौन बना रहा है, क्लोरोफिल ए बना रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर जो होता है ना, किसमें, PS1 में रिएक्शन सेंटर। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन पिक होता है, मतलब कि इसकी जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है उसकी एब्जॉर्प्शन पिक मतलब कि वो कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन पिक बोलते हैं। तो PS1 के लिए वो एब्जॉर्प्शन पिक होती है P680, मतलब 680 नैनोमीटर, उस वो मैक्सिमम P700। ठीक है, इस केस में क्या होता है, P700 नैनोमीटर। ठीक है, तो 700 नैनोमीटर जो है वो PS1 के लिए जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है उसकी एब्जॉर्प्शन पिक है। एब्जॉर्प्शन पिक मतलब कि PS1 जो है वो एक्टिव हो सकता है जब तक 700 नैनोमीटर तक या 700 नैनोमीटर से कम तक की लाइट आ रही है। अगर 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट आ जाएगी तो फिर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन पिक बोलते हैं। वैसे ही PS2 के लिए जो रिएक्शन सेंटर होता है, PS2 का भी रिएक्शन सेंटर तो क्लोरोफिल ए ही रहेगा। तो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन पिक है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन पिक है वो कितनी है, तो वो है P680, मतलब इसके लिए 680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ वाली लाइट आती है तो फिर PS2 काम नहीं करेगा। मतलब मान लो कि अगर हमने 690 नैनोमीटर की लाइट को डाला, हमने 690 नैनोमीटर की लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो PS1 तो काम करेगा क्योंकि ये तो 700 नैनोमीटर तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है। बट अगर 690 डाल दिया, हमने 690 नैनोमीटर की लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, तो ये जो PS2 है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पिक है वो 680 ही है। तो ये PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट की एब्जॉर्प्शन पिक 680, PS2 की एब्जॉर्प्शन पिक PS1 की एब्जॉर्प्शन पिक 700 नैनोमीटर और PS2 की एब्जॉर्प्शन पिक 680 नैनोमीटर। इसके बियॉन्ड ये काम नहीं करेंगे, इसके अंदर तक लाइट आएगी तो ही ये फोटो सिस्टम्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम क्या देखते हैं कि इसमें हमको दोनों ही PS को काम करवाना होता है, फोटो सिस्टम 1 को भी और फोटो सिस्टम 2 को भी। पहले कौन काम करता है, फोटो सिस्टम 2, और फिर कौन काम करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो हमको लाइट की जो इंटेंसिटी है, मतलब जो उसकी वेवलेंथ है, उसको कितना रखना पड़ेगा। क्या उसको हम 680 के अबाव रख सकते हैं? नहीं। अगर हमने 680 के अबाव रखा तो सिर्फ PS1 ही काम करेगा, PS2 काम नहीं करेगा। बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए
हमें PS2 को भी काम करवाना है, PS1 को भी काम कराना है, इसीलिए हम लाइट की जो वेवलेंथ है, जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, उसको लेस देन 680 नैनोमीटर का रखेंगे। ठीक है, लेस देन 680 नैनोमीटर, ताकि PS2 भी काम करे, PS1 भी काम करे। सबसे पहले तो फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब एटीपी का बनना, एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है, बट उसमें लाइट की प्रेजेंस में वो एटीपी नहीं बनता है, इसीलिए उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। बट जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में। और नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो अभी हम देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट साइक्लिक नहीं हो रहा है, एक सर्कल में नहीं हो रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर वापस वहीं पर नहीं आ जाता है, इसीलिए ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही फोटो सिस्टम काम करते हैं। तो हमने लाइट इंसिडेंट करवाई लेस देन 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर से कम की लाइट आई, वो फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में जितने भी वो जो एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स है, वो सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे पिगमेंट्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। वो फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट की एनर्जी को कहाँ तक पहुँचाएंगे, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुँचाएंगे। फिर इसका जो PS2 का रिएक्शन सेंटर रहेगा, वो क्या करेगा, एक्साइट कराएगा इलेक्ट्रॉन को, और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, PS2 के प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन। PS2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन नाम है इसका, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन PS2। फिर ये जो फियोफाइटिन होता है, इससे फिर एक डाउनहिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, और इस ये डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और डाउनहिल मतलब नीचे की ओर, और नीचे की ओर किस टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, या इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। जो हम केमिस्ट्री में रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पढ़ते हैं, तो उसमें मतलब सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है रेडॉक्स की, फिर इसकी कम हो जाती है, फिर इसकी और वैल्यू कम हो जाती है, इसकी और वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो सबसे पहले तो फियोफाइटिन उस इलेक्ट्रॉन को जो कि रिएक्शन सेंटर ने एक्साइट किया उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद प्लास्टोक्यूनॉन के पास वो इलेक्ट्रॉन जाता है। अब जो प्लास्टोक्यूनॉन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये भी हम आगे देखेंगे, पर मैं यही समझा देता हूँ उस बात को कि प्लास्टोक्यूनॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये एक हाइड्रोजन कैरियर है। प्लास्टोक्यूनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर है, ये बात NCERT ने लिखी है कि प्लास्टोक्यूनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर है, क्योंकि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है फियोफाइटिन से, तो ये स्ट्रोमा वाली साइड, क्योंकि अंदर वाली साइड कौन सी है, ल्यूमेन है थाइलेकॉइड का, और जो बाहर वाली साइड है, वो बाहर वाली साइड क्या है, स्ट्रोमा वाली साइड है। तो इस स्ट्रोमा वाली साइड से वो H+ को अंदर की तरफ मूवमेंट करवा देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन का आगे ट्रांसफर करता है, प्लास्टोक्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन को वो साइटोक्रोम B6F को देगा। ये जो नेक्स्ट हमारा साइटोक्रोम B6F है, तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ भेजता है, उतने ही टाइम में ये H+ को स्ट्रोमा से मूव करवा देता है अंदर की ओर, जिससे कि हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या बनता है, कैसे बनता है, वो आगे डिटेल में देखेंगे, बट उसकी एक स्टेप ये भी है। उसके बाद फिर प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और फिर उस प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास पहुंच जाता है। तो इस PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, वो कहां से पहुंचा है, PS2 से पहुंचा है, इस डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। अब PS1 में क्या होता है, PS1 के फिर सारे जो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, वो उस इलेक्ट्रॉन को लेंगे, उसको फिर पहुंचाएंगे क्लोरोफिल ए तक, है ना, जो कि PS1 का रिएक्शन सेंटर है, और फिर वो एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर, किसका प्राइमरी एक्सेप्टर, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और PS1 के प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम है FES, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PS1। फिर ये FES FD को दे देगा इलेक्ट्रॉन फेरोडेक्सिन को, और फिर ये जो फेरोडेक्सिन है उस इलेक्ट्रॉन को जो स्ट्रोमा साइड में NAD+ प्रेजेंट है उसको दे देगा, और फिर NAD+
NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये NADPH प्लस H प्लस बना लेगा। बेसिकली क्या हुआ कि NAD प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आया है ना, और स्ट्रोमा की साइड से ही एक प्रोटॉन इसने और मतलब एक प्रोटॉन H प्लस ले लिया, और ये सब जुड़कर क्या बना दिया NADPH प्लस H प्लस। मतलब बेसिकली NAD प्लस का क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो क्या हो गया रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन करके ये बना लिया। तो हमने स्ट्रोमा की साइड से 2 बार H प्लस को कम कर दिया और ल्यूमेन की साइड में वो बढ़ गया। एक तो H प्लस यहाँ पर प्लास्टोक्यूनॉन ने स्ट्रोमा से ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में भेज दिया, तो उससे ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में H प्लस बढ़ा। दूसरा कि यहाँ पर जो H प्लस था स्ट्रोमा साइड में, उसको यूज कर लिया NAD प्लस ने अपने रिडक्शन के लिए, और NADPH बन गया। तो ऐसे 2 बार स्ट्रोमा की साइड से प्रोटॉन कम हुआ है और एक बार ल्यूमेन की साइड में बढ़ा। एक और बार, क्योंकि अब देखो जो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकल के PS1 तक गया और फिर फाइनली वो इलेक्ट्रॉन NAD प्लस में पहुंच गया, तो जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला वो NAD प्लस के पास गया, तो PS1 के पास उस इलेक्ट्रॉन की भरपाई किसने की, PS2 ने की। बट जब जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला है जो PS1 के पास गया है, तो PS2 के पास तो इलेक्ट्रॉन वापस आया ही नहीं, तो ऐसे तो वो अगर इलेक्ट्रॉन निकालते रहा तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए PS2 के जो इलेक्ट्रॉन का फुलफिल करता है वो यहाँ पर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में H2O का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। H2O क्या है, वाटर, और फोटोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फोटो मतलब लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है, जिससे कि प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इसी जगह से ऑक्सीजन हमारी रिलीज होती है। जो हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है, तो वो यहीं से होता है, ठीक है। और प्रोटॉन भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर PS2 के पास चले जाते हैं, और ये प्रोटॉन इसी ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में इकट्ठा होते जाते हैं। तो प्रोटॉन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में बढ़ते जा रहा है, जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है हमको, है ना। एक तो ये H प्लस आ गए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, एक प्लास्टोक्यूनॉन ने भी अंदर की तरफ H प्लस दे दिया था। तो ऐसे ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में H प्लस का इंक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें ATP का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसी में हमारा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे जब एक बार पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रन करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एक ATP का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ पर लास्ट में जाकर एक NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि फिर NADP नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक। हम देखना स्टार्ट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फिर से वही कि फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट अब ये साइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक का मतलब कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अब वो एक साइकिल के फॉर्म में होगा। मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वही इलेक्ट्रॉन उसी के पास वापस आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक पैटर्न, मतलब एक साइकिल में वो चीज हो रही है, जहां से जो चीज स्टार्ट हो रही है वहीं वापस वो चीज आकर खत्म हो रही है, ठीक है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन PS2 से निकल रहा था और वो जाकर खत्म हो रहा था NAD प्लस पे, इलेक्ट्रॉन वो जाकर खत्म हो रहा था, जिससे कि NADPH बन रहा था। तो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो वापस PS2 पर नहीं आ रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन की भरपाई PS2 में तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू हो रहा था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो लाइट है वो मोर देन 680 नैनोमीटर की आती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई PS2 का जो पिक होता है वो तो P680 नैनोमीटर का होता है। P680 मतलब 680 नैनोमीटर की पिक एब्जॉर्प्शन होती है इन केस ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड। तो फोटो सिस्टम सेकेंड तो फिर वर्क नहीं करेगा क्योंकि लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आ गई है। तो अब अगर लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर और लेस देन 700 नैनोमीटर आई है तो फिर कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ PS1 ही एक्टिव होगा और वहीं पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो जब लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आई तो PS1 में क्या हुआ, एक्टिवेशन मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ
ऑन रिएक्शन सेंटर, और फिर वो जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ वो किसने लिया, उसके प्राइमरी एक्सेप्टर FeS ने लिया। अब ये जो FeS जो है वो यहाँ पर जो हमारा FeD को दे रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर FeD से वो Na+ जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था और फिर वो NADPH का फॉर्मेशन कर रहा था, ये सब यहाँ पर अब नहीं होने वाला है, ठीक है, ये सब नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ से ये पूरी ही प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, वो FeD के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, उससे वो NAD+ के पास जाएगा ही नहीं और NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गया तो फिर जो PS1 है उसके पास वापस से इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि अब तो PS2 भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन FeS से यहाँ ना जाकर ये डायरेक्टली जो प्लास्टोक्यूनॉन है, जो हमारा ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उस पर चले जाता है। तो FeS से प्लास्टोक्यूनॉन पे जाता है, फिर वही प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन PS1 के पास वापस से आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो हमारा एक ATP का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो ये जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है इसमें NADPH का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें किसी भी तरह की फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं हुई। जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से यहाँ पर H+ बन रहा था, जो O2 रिलीज हो रहा था, वो सब अब नहीं होगा क्योंकि PS2 ही एक्टिवेट नहीं है। जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है ये कब होता है, जब PS2 एक्टिवेट होता है। PS2 के एक्टिवेशन से ही ये लिंक्ड होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी, NADPH भी नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ATP का फॉर्मेशन होगा। किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। हमने पढ़ लिया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, तो वो तो हमने अलग से समझ लिया। अब हम फिर से इसको NCERT की लाइंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बारे में बात कर ली थी कि जो PS1 है इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 700 नैनोमीटर पर होता है, और जो PS2 है इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 680 नैनोमीटर पर होता है, ठीक है। फिर ऐसे ये फोटोन्स आते हैं, ये क्लोरोफिल A है, रिएक्शन सेंटर, फिर यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर। और ये प्राइमरी एक्सेप्टर क्यों लिखा है, क्योंकि ये फोटो सिस्टम 1 के लिए भी हो सकता है और ये फोटो सिस्टम 2 के लिए भी हो सकता है। अगर तो ये फोटो सिस्टम 2 है तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो हमारा फियोफाइटिन है, और अगर तो ये फोटो सिस्टम 1 है तो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर FeS है। तो ये एक ही डायग्राम से दोनों का काम हो रहा है। और ये हमारा जो पूरा है वो क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। जो हम अभी सब कुछ पढ़ के आए हैं वो NCERT की लाइन्स के फॉर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A से एब्जॉर्ब करती है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑफ रेड लाइट। अब ये एक पॉइंट है जो कि NCERT में मेंशन किया गया है कि जो 680 नैनोमीटर की या जो भी इधर 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट जो होती है ना, तो वो कौन सी लाइट होती है, वो रेड लाइट होती है। ये बात देखना, याद करना बहुत ज़रूरी है कि वो रेड लाइट है, ठीक है। उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जंप करता है एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर, मतलब जो वो रिएक्शन सेंटर है ना उससे दूर जंप करता है, और उसको कौन एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर, जो कि फियोफाइटिन है PS2 के केस में। अभी हम PS2 की बात कर रहे हैं, तो फियोफाइटिन है वो प्राइमरी एक्सेप्टर, जो कि फिर वो इलेक्ट्रॉन को पास करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, जिसमें कि साइटोक्रोम से पहले तो प्लास्टोक्यूनॉन है, उसके बाद साइटोक्रोम B6F है, और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन है। तो ये तीन उसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। और ये जो मूवमेंट होता है वो हमारा कैसा होता है, डाउनहिल मूवमेंट होता है इन ऑन द बेसिस ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल, या उसी को हम क्या बोलते थे, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मतलब जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उसके द्वारा यूज नहीं होते हैं, वो बस पास आउट हो जाता है, उसके थ्रू पास आउट हो जाता है, वो यूज नहीं कर लेते हैं। प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F उस इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर रहे हैं, वो बस पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, पास कर जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और वो इलेक्ट्रॉन पास कर जाते हैं PS1 में। अब PS1 में भी साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि भाई रेड लाइट, अगेन रेड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट आ रही है 700 नैनोमीटर की, और वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को PS1 एक्टिवेट कर रहा है। और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके PS1 के भी रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो रहे हैं, और वो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर FeS एक्सेप्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगेन डाउनहिल मूवमेंट होता है क्योंकि FeS ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का है, वो सॉरी रिडॉक्स पोटेंशियल का है,
फिर FeS ज़्यादा रिडक्स पोटेंशियल का है, फिर FeS से कम रिडक्स पोटेंशियल FD के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, और फिर FD से वो NAD+ जो कि उससे भी कम रिडॉक्स पोटेंशियल का है उसके पास जाता है। तो ये अगेन क्या है, इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल डाउनहिल मूवमेंट ही है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो देख रहे थे कि उसमें यहाँ पर साइड, इस साइड पर क्या होता है, PS2, ठीक है। फिर जब PS2 पर 680 नैनोमीटर की लाइट आती है तो वो PS2 से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। फिर वो PS2 के जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फियोफाइटिन उसके पास जाता है। फिर वो डाउनहिल मूवमेंट करके अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डाउनहिल मूवमेंट करके वो PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ के क्लोरोफिल A मतलब यहाँ के रिएक्शन सेंटर से एक्साइट होकर FeS जो कि PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर उसके पास जाता है, और उसके बाद फिर ये अगेन डाउनहिल मूवमेंट करके NAD+ के पास फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। और ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, ये एक Z देखने को मिलता है। ये एक इस तरह से हमें Z देखने को मिलता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं। तो अब उसको हम देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया कि PS1 से फिर वो FeS के पास जाता है, और उसके बाद फिर वो एक एनर्जी रिच NAD+ के पास जाता है, और ये NAD+ को जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाता है NADPH+ H+ में। H का एडिशन हो गया ना, तो H का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये पूरा जो हमारा ट्रांसपोर्ट था और पूरा जो Z स्कीम जो मैंने अभी बताया वो रिटर्न फॉर्म में है कि PS2 से इलेक्ट्रॉन जाता है अपहिल टू द फियोफाइटिन, उससे फिर डाउनहिल जाता है टू PS1, फिर PS1 से एक्साइट होकर वो FeS के पास जाता है, और उसके बाद फिर वो अगेन डाउनहिल जाता है NAD+ के पास जो कि रिड्यूस होकर NADPH+H+ बना लेता है। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से, क्योंकि ये Z फॉर्म में पूरा इलेक्ट्रॉन का हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम, है ना। और Z स्कीम हमको किस में देखने को मिलती है, साइक्लिक की नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें ये Z स्कीम देखने को मिलती है। नाउ दिस शेप्स formed when all the carriers are placed in sequence on redox potential scale। अब ये देखो, ये हमारा Z स्कीम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब सारे हमारे जो कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन के वो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग बराबर अरेंज्ड रहेंगे तो हमें Z स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रहा पूरा Z स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लाइट आई, ठीक है, यहाँ पर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS2 का था, और उसके बाद ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1 का है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर ये एक ATP बन रहा है, और ये एक NADP बन रहा है, और ये हमारा Z स्कीम स्ट्रक्चर दे रहा है। और ये किसका एग्जांपल है, मतलब ये किस में होता है, नॉन साइक्लिक उसमें होता है, साइक्लिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, साइक्लिक में ऐसा नहीं होता है। अब हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो हमने PS2 में समझा कि जब PS2 एक्टिव होगा तभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमें देखने को मिलेगी। तो भाई क्या होता है कि हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली, क्योंकि हमने बात की कि जब PS2 से हमारा इलेक्ट्रॉन PS1 के पास पहुंच जाता है, ठीक है, और जो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकलता है NAD+ के पास जाता है, तो PS1 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाता है, PS2 में। पर PS2 में इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ से आता है कंटिन्यूसली, तो वो आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के थ्रू। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोलते हैं, जिससे कि PS2 के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। वो H2O का ब्रेकडाउन होकर H+ और इलेक्ट्रॉन और O2 रिलीज होती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो PS2 के पास आ जाता है। द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम PS2 मस्ट बी रिप्लेस्ड, सो दिस इज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS2, ठीक है। वाटर स्प्लिट्स इनटू 2 हाइड्रोजन, मतलब वो 2 प्रोटॉन, हाइड्रोजन नहीं, 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हमको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करना पड़ता है, जिससे कि हमें 4 H+ मिलते हैं, 4 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन PS2 के पास जाते हैं और PS2 के फिर इलेक्ट्रॉन्स PS1 के पास जाते हैं। और ये जो O2 होता है वो हमारा नेट प्रोडक्ट है। नेट प्रोडक्ट इन द सेंस कि ये जो O2 बना है, क्योंकि हमारा जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें ATP भी बन रहा है, उसमें NADPH भी बन रहा है, बट ये दोनों तो हमारे डार्क रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। बट जो O2 है वो कहीं भी यूज नहीं होगा, ये रिमूव हो जाएगा, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाएगा, इसीलिए ये हमारा क्या है, नेट प्रोडक्ट है, ठीक है।
ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो एसोसिएटेड होता है PH2 के साथ। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड में लोकेट होता है। मतलब ये जो हमारी मेम्ब्रेन हमने देखी थी उसके जो इनर साइड है, जो इनर साइड होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का, मतलब ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, वहाँ पर ये हमारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कि O2 रिलीज होती है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। और H प्लस जो होता है, प्रोटॉन जो बनता है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन बनता है वो ल्यूमेन में ही रहता है, जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने का काम करता है। और अब हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर हम बॉन्ड्स के फॉर्म में उस एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। तो एटीपी में भी क्या होता है? बॉन्ड्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो इसीलिए हमें एनर्जी के लिए क्या जरूरत होती है? एटीपी की, स्पेशल सब्सटेंस एटीपी की हमें जरूरत होती है, जो कि स्टोर करता है एनर्जी को इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एटीपी को बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। और ये एटीपी का फॉर्मेशन हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट हमारे में नहीं होता है, ये प्लांट्स में होता है, बट हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर ही हमारी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम सिंथेसिस ऑफ एटीपी को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन में बता चुका हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन तो हमने देख लिया, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। अब हमने दो फोटो सिस्टम्स के बारे में बात की, PS1 और PS2। जब PS1 और PS2 दोनों एक्टिव होते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जिसमें कि एटीपी का भी सिंथेसिस होता है और NADPH का भी सिंथेसिस होता है। दोनों ही जब दोनों एक्टिवेट होंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और एटीपी भी बनेगा और NADPH भी बनेगा। बट जब ओनली PS1 फंक्शनल होगा, और जब PS1 कब फंक्शनल होगा? या तो हमारी जो लाइट आ रही है वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आए, वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आए, मतलब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करे तो PS2 काम ही नहीं करेगा। या तो वो स्ट्रोमा लेमिली पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो स्ट्रोमा, मतलब उसमें एक तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हम ग्रेनल लेमिली बोल सकते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारा स्ट्रोमल लेमिली। तो जो ग्रेनल लेमिली है वहाँ पर तो PS1 भी प्रेजेंट होता है और PS2 भी प्रेजेंट होता है। पर जब स्ट्रोमा लेमिली की बात करें, जो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिली। और उस स्ट्रोमल लेमिली पर सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। तो अगर वहाँ पर सिर्फ PS1 ही प्रेजेंट है, PS2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ पर भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, वहाँ पे भी ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होगा। या ग्रेनल लेमिली को ले तो ग्रेनल लेमिली में दोनों प्रेजेंट है, बट उस केस में हमको अगर सिर्फ साइक्लिक करवाना है तो क्या चाहिए रहेगा? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ होनी चाहिए। तो सिर्फ PS1 ही एक्टिव होगा और सिर्फ एटीपी ही बनेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें कि साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसकी पॉसिबल लोकेशन क्या हो सकती है? या तो स्ट्रोमल लेमिली या तो ग्रेनल लेमिली। ठीक है, जिसमें कि दोनों PS1 और PS2 प्रेजेंट है। ठीक है ना। बट उसमें फिर क्या होना चाहिए? लाइट की वेवलेंथ 680 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये बात इसने बताई है कि ग्रेनल लेमिली में PS1 PS2 दोनों होता है, बट जो स्ट्रोमा लेमिली है उसमें PS2 नहीं होता है, NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। NADPH रिडक्टेज एंजाइम कहाँ काम में आ रहा था? वो जो NAD प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन लेकर जो NADPH बन रहा था, तो उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए NADPH रिडक्टेज एंजाइम हेल्प करता है। तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो NADP के पास नहीं जाता है, डज नॉट पास टू NAD+, बल्कि वो साइकिल बैक हो जाता है, मतलब फिर से PS1 कॉम्प्लेक्स के पास ही आता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक और जो वही कि 680 नैनोमीटर से जब बियॉन्ड लाइट आएगी तब भी सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होगा। और ये हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम है, जिसमें कि लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, ठीक है, और ऐसी लाइट आती है जो कि बियॉन्ड 680 नैनोमीटर हो। ठीक है, 680 नैनोमीटर से बड़ी लाइट आती है, मतलब इस वेवलेंथ से बड़ी
वेवलेंथ की लाइट आती है जो कि फिर इधर PS1 पर आती है। इससे इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है FES वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और वापस वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही दे देता है, जहाँ पर सिर्फ एक ATP का फॉर्मेशन होता है, NADP का फॉर्मेशन, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो इसमें हम ये बताएंगे, मतलब इसमें ये पता चलता है कि जो एटीपी सिंथेसिस हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई एटीपी सिंथेसिस हो गया, बट एक्चुअल में ये एटीपी सिंथेसिस होता कैसे है, हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और इसमें हम वो भी देखेंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिसकी हम बात करते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी सिंथेसिस के लिए, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता कैसे है, हम वो बात भी इसी में करेंगे। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जब हम रेस्पिरेशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है उसके बीच में, वहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, मतलब जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर साइड, उसके इनसाइड वाली साइड पर, इनर साइड पर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होते जाता है और जो स्ट्रोमा है वहां पर प्रोटॉन का कमी होते जाती है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया भाई। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और आउटसाइड मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होते हैं। अब वो ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में प्रोटॉन ज़्यादा होते कैसे हैं और स्ट्रोमा में कम कैसे होते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले वही था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ल्यूमेन में बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट और रेस्पिरेशन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। नाउ व्हाट कॉजेज प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि भाई मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है वो बनता कैसे है। तो सबसे पहला मतलब इसके टोटल कितने रीजन है, 4 रीजन है। ठीक है, नहीं एक रीजन, ये 2 रीजन और ये 3 रीजन। ठीक है, तो टोटल 3 रीजन है इसके, है ना। अब वो 3 रीजंस जो है वो क्या क्या है जिसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बनता है। तो पहला जो रीजन है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसमें मतलब क्या होता है कि जब हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किया था तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने PS2 को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया था, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किया था इनसाइड द ल्यूमेन। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किया था इनसाइड द ल्यूमेन, ल्यूमेन के साइड पर हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किया था। अब इससे क्या हुआ था, इससे यह हुआ था कि जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ था तो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ये जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से एक O2 निकला था, एक H+ निकला था, प्लस इसमें साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकला था और ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गया था, पर ये जो H+ निकला था वो इसी ल्यूमेन में रहा। ठीक है, और O2 तो इस मेम्ब्रेन से बाहर हो गया था, क्लोरोप्लास्ट से बाहर हो गया था, क्योंकि O2 तो नेट प्रोडक्ट था। तो ये प्रोटॉन, तो पहला रीजन कि भाई ये जो स्प्लिटिंग हुआ वाटर मॉलिक्यूल का उससे ये प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन और थाइलेकॉइड की इनर साइड पर ये प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिससे कि प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड हुए बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। अब सेकंड रीजन है, वही सेकंड रीजन कहाँ आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, जो मैंने पहले ही समझा दिया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, कि जब यहाँ P680 पर मतलब PS2 पर जब लाइट आती है, ठीक है, ये लाइट आ रही है ना, ये लाइट आती है, फिर लाइट आकर इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन लेता है, फियोफाइटिन उस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनॉन, ये जो है ये प्लास्टोक्यूनॉन है। ठीक है, और प्लास्टोक्यूनॉन का मैंने क्या बोला था कि प्लास्टोक्यूनॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये एक हाइड्रोजन कैरियर है, क्योंकि जब ये प्लास्टोक्यूनॉन अपने से थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास आउट करवाएगा साइटोक्रोम B6F में, तो उसी दौरान वो एक H+ को स्ट्रोमा वाली साइड से निकाल कर इधर कहाँ भेज देता है, ल्यूमेन वाली साइड पर। ये H+ लिया और ये ल्यूमेन वाली साइड पर उसका डिफ्यूजन करवा दिया, किसने, प्लास्टोक्यूनॉन ने। इसीलिए ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि भाई जो H+ स्ट्रोमा में था वो अब कहाँ चुका है, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, और स्ट्रोमा में क्या हो गया, मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन कमी हो गई। ठीक
ठीक है, और इधर बढ़ गया, तो इससे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, proton are transported across the membrane. This happens when primary acceptor of electron pheophytin of PS2 located towards the outer side of the membrane, ये outer side of the membrane होता है pheophytin, ठीक है, transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, जो ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये क्या करता है, रिमूव करता है एक प्रोटॉन को फ्रॉम स्ट्रोमा साइड और उसको ट्रांसफर कर देता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है उस प्रोटॉन को कहाँ पर, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाता है, प्रोटॉन इज रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, जिससे कि एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाता है इन ल्यूमेन साइड और स्ट्रोमा साइड में प्रोटॉन की कमी हो जाती है। तो ये दो कारण हो गए जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। तीसरा कारण ये है कि जो NADPH, जब हमने वो पढ़ा था कि NAD+ जो होता है वो NADPH में बन जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है, FD से इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है, बट साथ साथ में स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन भी लेता है, क्योंकि H+ भी तो चाहिए, H ही तो जोड़ रहे हैं हम, तो H+ भी लेता है वो स्ट्रोमा साइड से और NADPH बना देता है। तो स्ट्रोमा साइड में क्या कमी हो गई, H+ की कमी हो गई, प्रोटॉन की कमी हो गई, और कहीं पर कमी हो जाना तो मतलब कहीं और बढ़ गई ना चीज़ें, तो ल्यूमेन में वो चीज़ें और बढ़ गई और वहाँ पर प्रोटॉन की कमी कहाँ पर हो गई, स्ट्रोमा साइड में। तो ये तीन कारण है। देखो, ये NADPH रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन और अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 FES, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP। और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, NAD+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और उससे बन जाता है NADPH प्लस H+। तो ये तीन रीजंस की वजह से हमारा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया। पहला कारण कि NADPH रिडक्टेज एंजाइम जो है वो H+ को ले लेता है स्ट्रोमा साइड से, NADPH और प्लस H+ बना देता है, तो स्ट्रोमा साइड में क्या कमी हो गई, प्रोटॉन की कमी हो गई। दूसरा, प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराता है तो वो एक प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन और थाइलाकॉइड में भेज देता है। और तीसरा कारण ये है कि जब स्प्लिटिंग होती है तब भी प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है इन द ल्यूमेन साइड, तो इसकी वजह से ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में क्या हो जाएगा, ल्यूमेन और थाइलाकॉइड में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन मतलब प्रोटॉन बढ़ जाएगा और जो स्ट्रोमा साइड है वहां पर प्रोटॉन की कमी हो जाएगी। तो विद इन द क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि प्रोटॉन इन स्ट्रोमा डिक्रीजेज इन नंबर और इन ल्यूमेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, दिस क्रिएट्स H+ मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ग्रेडियंट मतलब एक जगह पर ज़्यादा एक जगह पर कम, तो अंदर वाली साइड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पर प्रोटॉन ज़्यादा है, थाइलाकॉइड की आउटर साइड मतलब स्ट्रोमा साइड पर प्रोटॉन H+ कम है एज मेम्ब्रेन डिक्रीजेज। और इसी के साथ साथ जो ल्यूमेन है उसमें pH का भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि H+ बढ़ रहा है और H+ बढ़ने से क्या होता है, pH डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ल्यूमेन साइड में pH डिक्रीज हो जाता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट। वैसे तो ये एक क्वेश्चन है, NCERT ने पूछा और इसी का जवाब NCERT ने दिया है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड टू सिंथेसिस ऑफ ATP। भाई, हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट के तीन तरीके देखे कि किस तरह से हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाएंगे, बट हम बना क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है प्रोटॉन ग्रेडियंट की, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे ATP की सिंथेसिस होती है। ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट ड्यू टू द मूवमेंट। अब ब्रेकडाउन होता कैसे है, तो देखो हमारा क्या होता है कि ATP सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो ATP की सिंथेसिस करता है। तो वो एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो हमारा ये एक CF0 और CF1, ये हमारा ATP सिंथेस होता है जिसमें CF0 और CF1 है। अब CF0 जो होता है वो हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CF0 क्या है और CF1 क्या है। तो CF0 जो है वो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ ATP सिंथेस है। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। अब इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल क्यों बोलते हैं, अब इसका भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा, मान लो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा अगर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है तो इसमें इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो हमारा CF0 चैनल होता है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ये इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। और जो CF1 होता है वो इसके आउटवर्ड सरफेस पर प्रेजेंट होता है। जो CF1 होता है वो इस तरह से आउटवर्ड सरफेस, ये हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का इनर साइड है और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का आउटर साइड है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का आउटर साइड मतलब ये स्ट्रोमा वाला साइड है और ये हमारा ल्यूमेन वाला साइड है। ठीक है,
तो ये हमारा CF0 जो होता है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। और जो CF1 है वो आउटर सरफेस की तरफ होता है, मतलब स्ट्रोमा वाली साइड होता है। ठीक है, जो CF1 है वो हमारा स्ट्रोमा वाली साइड पर होता है। तो देखो ये CF0 है एम्बेडेड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, और जो CF1 है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द स्ट्रोमा साइड पर। ठीक है, और ये जो CF0 होता है इसमें इससे क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अब ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्रोटॉन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, वो कौन करवाता है, CF0 चैनल करवाता है। ठीक है, जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है जिसके थ्रू प्रोटॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम द ल्यूमेन, जो इसके थ्रू है, ये जो CF0 है इसके थ्रू प्रोटॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द आउटर स्ट्रोमा साइड। अब वो मूवमेंट किस तरह का होता है, वो मूवमेंट एक्टिवली होता है क्या, वो मूवमेंट पैसिवली होता है, तो वो मूवमेंट पैसिवली होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ये शब्द लिखा हुआ है, ये डिफ्यूजन का टाइप लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने जब डिफ्यूजन पढ़ा था, वैसे तो वो चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन वाला, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो एक तरह का पैसिव मूवमेंट होता है। ठीक है, पैसिव मूवमेंट होता है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है, बस एक हमारा कोई चैनल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हमारा कोई भी जो सब्सटेंस मूव कर रहा है उसका मूवमेंट हो जाता है, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो पैसिवली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हमारा प्रोटॉन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट होता है, जिससे कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। तो breakdown of gradient provides enough energy to cause a conformational change in CF1 particle of ATP synthase, which means enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है CF0 चैनल के थ्रू, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, जो CF1 है जो कि आउटर सरफेस पे मतलब आउटर साइड प्रेजेंट है, वो CF1 के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे ATP का सिंथेसिस होता है। एनर्जी पैक्ड ATP बोला गया है क्योंकि ATP की जो बॉन्ड होती है, इनकी जो केमिकल बॉन्ड है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए उसने क्या बोला, एनर्जी पैक्ड ATP का सिंथेसिस होता है सेवरल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो वही है कि जब यहाँ से मूवमेंट होता है H+ प्रोटॉन का CF0 से आउटर साइड में, तो क्या होता है, CF1 से ATP का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाते हैं, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का सिंथेसिस हो जाता है CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से। तो ऐसा हमारा यह केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जिससे कि हमारा पूरा ATP का फॉस्फोराइलेशन कैसे हो रहा है वो बताया गया है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में जो आपने अभी पूरी पढ़ी उसमें क्या क्या चीज़ लगी, सबसे पहले तो उसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेम्ब्रेन यहाँ पर कौन सी है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन है। ठीक है, जो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन पंप जो कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन को निकालकर ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में पंप करे, वो प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन है। तीसरी प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो हमने देख लिया किस तरह से, 3 तरह के से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और चौथा हमारा CF0 CF1 चैनल मतलब ATP सिंथेज। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो उसमें ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। प्रोटॉन पंप होता है, उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट उसमें इनर साइड में बनता है, और उसमें भी ATP सिंथेज होता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर देख लेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। सो एनर्जी इज यूज्ड इन प्रोटॉन पंप्स। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन पंप है, अब पंप हमेशा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो इसलिए प्रोटॉन पंप में जब ये H+ को पंप करता है इनसाइड द ल्यूमेन, तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू क्रिएट ग्रेडियंट ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वो ग्रेडियंट बनाता है प्रोटॉन पंप करके। ठीक है, अब ATP सिंथेस हैज अ चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेस एंजाइम, जिससे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। वो बात हमने देख ली कि जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट होता है, जब वो चैनल के थ्रू कहाँ जाता है, वापस से ल्यूमेन से निकल के स्ट्रोमा में प्रोटॉन जाते हैं, उससे इनफ एनर्जी बनती है जिससे कि ATP सिंथेस एंजाइम से ATP का फॉस्फोराइलेशन होता है। सिंथेसिस ऑफ ATP को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और NADPH एंड ATP जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
यूज्ड इमीडिएटली। हमने अभी जो पढ़ा कि वो पूरा जो हमने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बनाया, NADPH बनाया, ठीक है। इस मूवमेंट से जो ATP और NADPH बना है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम फिर डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। इसीलिए डार्क रिएक्शन को हमने क्या बोला था कि ये लाइट रिएक्शन के फोटोकेमिकल फेज के जो प्रोडक्ट्स है ATP और NADPH, उस पे डिपेंड करता है। कौन? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, जो कि स्ट्रोमा में होता है। और ये जो डार्क रिएक्शन है वो CO2 का फिक्सिंग करता है, जिससे कि फिर कार्बोहाइड्रेट शुगर का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ हमारा लाइट रिएक्शन खत्म होता है। अब लाइट रिएक्शन तक ही हम इस फर्स्ट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में रखते हैं। डार्क रिएक्शन जो है वो मैं सेकेंड पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में अपलोड करूंगा। पर अब यहाँ तक हमने लाइट रिएक्शन समझा, तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई था समझाने का, पढ़ाने का यूट्यूब के ऊपर। तो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और आई नो कि ये फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई होगी, ठीक है, बोलने में, थोड़े प्रोनाउंसिएशंस में। तो उसको भी ज़रूर बताना कि क्या मैं और अच्छा सुधार कर सकता हूँ। और कैसा लगा थोड़ा भी, अगर ये लाइट रिएक्शन को और NCERT को समझने में हेल्प हुई हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। प्लस कैसा लगा और क्या मिस्टेक्स थी, क्या इम्प्रूव हो सकता है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि डार्क रिएक्शन पूरी पढ़ेंगे, जिसमें कि C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन लॉसेस क्या होते हैं और किन किन फैक्टर्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, ब्लैकमैन लॉ, सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा इसमें कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और क्या मिस्टेक्स थी वो ज़रूर बताना, जिससे कि और इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।